हेलो। गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है सभी को भाई? सभी को आ रही है? बेटा जल्दी बैठो, बाहर है जो भी। कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है भाई? रीजनिंग। ठीक है। परिचय देने की जरूरत है? बुकलेट में लिखा हुआ है। हैं? हाँ। नहीं बेटा, थोड़ा सा परिचय थोड़ा ही होता है। नाम आपके लिखा हुआ है, नरेंद्र लेघा। और आज से मैं कंटिन्यू आगे आपको क्या पढ़ाऊंगा भाई? रीजनिंग पढ़ाऊंगा। सबसे पहले अपन आज चर्चा किस पे करेंगे भाई? किस पे करेंगे? हाँ, मेरे पे तो बेटा हो रखी है। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे सिलेबस के ऊपर। क्या आपको सिलेबस मिल गया अभी? सभी को मिल गया? इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे कि इस बैच में कौन कौन सी भर्तियों की तैयारी करवाई जाएगी। मैराथन बैच है आपके पास में, लगभग 15 से 16 महीना चलेगा। तो ऐसे पर्टिकुलर ये तो है नहीं कि भी अपन केवल राजस्थान पुलिस की या सीईटी की केवल तैयारी करेंगे। तो सारी भर्तियों की मैं पहले डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी भर्तियां हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहले अपन उसकी चर्चा करेंगे और साथ में सिलेबस की भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा एग्जाम है जिसमें कौन से टॉपिक कॉमन है और कौन से आपके अलग है। क्योंकि लगभग 70% सिलेबस तो कॉमन होता है प्रत्येक भर्ती का। हो सकता है दो तीन टॉपिक किसी में एक्स्ट्रा हो, किसी में दो तीन टॉपिक क्या हो, कम हो। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे आज। अब देखो, सबसे पहले देखो, RSSB क्या बना भाई? RSSB राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। यदि मैं हिंदी में बात करूं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। नाम सुना है क्या भाई? आपके जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसके अंदर पहली भर्ती आपके पास में आती है पटवार। पहली भर्ती आपके पास में पटवार है। पटवार के अंदर रीजनिंग के प्रश्न आते हैं। जो सामान्य सिलेबस है, यदि उसको मैं तुलना करूं तो पटवार में एक नया टॉपिक जुड़ा है पिछली बार, इनपुट और आउटपुट, जो राजस्थान के किसी भी अन्य एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। केवल सेंट्रल का जो एग्जाम होता है बैंक पीओ का, उसमें आता है। प्लस राजस्थान में किस में आता है भाई? पटवार भर्ती के अंदर इसमें एक नया टॉपिक जुड़ा है। इसके बाद में अगला आपके पास में आता है वीडियो के दो या ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी, इसका पहले नाम ग्राम सेवक था और वर्तमान में इसका नाम है ग्राम विकास अधिकारी वीडियो। ग्राम सेवक के अंदर कोई भी नया आपका टॉपिक नहीं जुड़ा है। जो सामान्य भर्तियों में पूछा जाता है वही के वही टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद में अगली भर्ती आपके पास में आती है, अगली आपके पास में जेल प्रहरी। जेल प्रहरी पहले आपके पास में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में नहीं थी, खुद का डिपार्टमेंट करवाता था। अब ये भर्ती किसको दे दी है भाई? RSSB को दे दी गई है। इसके बाद में अगली भर्ती आपके पास में महिला पर्यवेक्षक। जो आपका वुमेन सुपरवाइजर है, जिसके अंदर 4 या 5 प्रश्न है, कभी कभी 5-7 प्रश्न भी पूछे जाते हैं।
जिसके रीजनिंग के कोई भी नया टॉपिक आपके पास में नहीं है, लेकिन बोर्ड सेम का सेम है। इसके बाद में अगली भर्ती आपके पास में आती है, एक जो अभी वर्तमान में भर्ती आई थी, लगभग 2-3 और आ चुकी है भर्ती, सूचना सहायक, जिसको शॉर्ट में कहते हैं आईए, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। ये भी भर्ती है जिसके अंदर रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी नया टॉपिक नहीं है। इसके बाद में अगली आपके पास में भर्ती आती है बीसीआई और एससीआई। यदि आपने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, क्या कंप्यूटर के मास्टर की वैकेंसी सुनी थी क्या 2 साल पहले, जो आपके 9th या 10th में कंप्यूटर पढ़ाने के लिए नए मास्टर आए होंगे, तो उनको कहा जाता है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। ये भर्ती केवल और केवल बीटेक वालों के काम की है, या फिर जिसके कोई एमसीए, जो अलग अलग डिग्रियां होती है कंप्यूटर में, यदि वो कर रखी है उनके काम की है, सामान्य स्टूडेंट के काम की नहीं है। क्योंकि कंप्यूटर में जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा है उनके काम की है, जो सामान्य कोई कर रखी उसके काम की नहीं है। इसमें भी रीजनिंग पूछी जाती है दोनों भर्तियों के अंदर। इसके बाद में जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है, इसके अंदर जो सीईटी है, तो सीईटी सबसे पहले जरूरी है, तो पास में मैं लिख लेता हूं सीईटी। वैसे सारी भर्तियां जो सीईटी के आधार पर ही होती है। सीईटी भी आपके 2 प्रकार की होती है, एक 10+2 और दूसरी आपके कौन सी होती है भाई, ग्रेजुएशन। तो सारी की सारी ये मैंने जो भर्तियां लिखी है वो सीईटी पर आधारित होती है। और सीईटी में भी अगली जो भर्ती आपके पास में होगी राजस्थान पुलिस। तो राजस्थान की पुलिस जो वैकेंसी है बार बार चेंज हो रही है। पहले बोर्ड आपका खुद करवाता था, राजस्थान पुलिस का जो खुद का विभाग है वो करवाता था। पिछली बार पेपर करवाया था टीसीएस ने, और हो सकता है अगली बार किसको दे दे भाई, क्योंकि सीईटी तो कॉमन है, जो सीईटी में पास होंगे उन्हीं को आगे अलाउ किया जाएगा। तो आपके पास में अगली भर्ती आती है राजस्थान के अंदर, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। ये जो 7-8 भर्तियां हैं, इनमें आपके पास में राजस्थान में प्रत्येक के अंदर क्या पूछी जाती है भाई, रीजनिंग पूछी जाती है। तो मान लो कोई लिखना चाहे तो ठीक है, नहीं लिखना चाहे तो कम से कम भर्ती के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए कि राजस्थान में कौन कौन सी भर्तियां आती है जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है। इसके बाद में अगली आपके पास में आती है आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विसेज कमीशन। इसके अंदर आपके पास में सबसे पहली भर्ती आती है आरएएस। आरएएस के अंदर आपके पास में रीजनिंग पूछी जाती है, और लगभग 5 से 7 प्रश्न मिनिमम, और कभी कभी 10 प्रश्न तक रखे जाते हैं। आरएएस के बाद में दूसरी भर्ती आपके पास में आती है फर्स्ट ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपके पास में केवल और केवल 5 से 7 प्रश्न आते हैं, ज्यादा वेटेज नहीं है इसमें। 5 से 7 प्रश्न जो सामान्य पेपर होता है, कॉमन पेपर, उसके अंदर आते हैं। जो इनका मेन सब्जेक्ट होता है उसके अंदर रीजनिंग नहीं पूछी जाती है। तो आपके अंदर जो आरपीसी है, आरपीसी में आपके 2 ऐसी भर्तियां हैं जिसमें रीजनिंग का वेटेज है। आरएएस कम से कम 7 से 10 प्रश्न, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर 5 से 7 प्रश्न रखे जा सकते हैं। हो सकता है कभी 7 से 10 पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद में कोई मान लो छोटी मोटी भर्ती, ऐसा नहीं है कि राजस्थान के अंदर जैसे पंचवर्षीय योजना के अंदर कोई भी 5 साल की सरकार है, हो सकती है कोई जैसे नई वैकेंसी निकाल ले, मान लो कभी उद्योग निरीक्षक की निकाल ली या और किसी डिपार्टमेंट ने निकाल ली, तो वो एक सामान्य है। लेकिन जो रूटीन में हमेशा भर्ती आती है, इनमें आरएएस और दूसरी कौन सी भाई, फर्स्ट ग्रेड, इनमें आपकी रीजनिंग पूछी जाती है। इनके अलावा राजस्थान में इन दोनों जो बोर्ड है, इनके अलावा यदि मैं बात करूं तो आपके एक एग्जाम होता है बीएसटीसी का, और दूसरा होता है आपके पास में पीटीईटी। बीएसटीसी और पीटीईटी है, इनमें आपके पास में रीजनिंग में कितने प्रश्न आते हैं भाई, 50। तो ये अभी तक न तो आपके पास में जो आरएसएसबी बोर्ड है, न तो उसके पास है और न ही आरपीएससी के पास है। ये जो आपके पास में राजस्थान में महाविद्यालय है उनके पास है।
कभी आपके पास में बीकानेर वाली करवाती है, कभी आपके पास में कोटा वाली यूनिवर्सिटी कराती है, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी करवाती है। तो ये फिक्स नहीं है, लेकिन इसमें जो रीजनिंग का वेटेज है ये सबसे ज़्यादा वेटेज है। आपके पास में कितने प्रश्न है भाई? 50। मान लो कोई स्टूडेंट है 12th पास करके इस बार आया है और आपको पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, मान लो जो महीने बार पिछली बार एग्जाम हुआ है उसमें नहीं हुआ है, तो अगली बार आपको देना तो पड़ेगा ही। कि मान लो कोई मास्टर बनना चाहता है, तो साथ में मैं इनके जो प्रश्न आते हैं इनके बारे में भी क्लास में चर्चा करूंगा कि बीएसटीसी और पीटीटी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में अगला आपके पास में आता है एसएससी। क्या बना भाई? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो सेंट्रल का एग्जाम होता है, जिसके अंदर आपके पास में पहली भर्ती आती है एसएससी जीडी। नाम सुना है क्या भाई एसएससी जीडी का? एसएससी जीडी में जो पश्चिमी राजस्थान है इनके जो स्टूडेंट हैं सिलेक्शन ज़्यादा लेते हैं। इसका कारण है कि इसमें जो हिंदी और इंग्लिश है इन दोनों में से ऑप्शन दिया जाता है। जो हिंदी लेना चाहता है वो हिंदी ले सकता है और जो इंग्लिश लेना चाहता है वो इंग्लिश ले सकता है। जिसके अंदर रीजनिंग के साथ में गणित के साथ में हिंदी या इंग्लिश में से ऑप्शनल होता है। और एक आपके पास में होता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का मतलब जो भी सामान्य जीके है इस भर्ती के अंदर पूछा जाता है। इसके बाद में सेकंड भर्ती आती है आपके पास में 10+2। जो भी 12वीं पास है उनकी अलग से एक भर्ती आती है। वैसे एसएससी जीडी में 12वीं पास है, लेकिन जो दूसरी भर्ती आती है जिसका नाम होता है 10+2। इसके बाद में अगली वैकेंसी इसमें आती है एमटीएस। एमटीएस के बाद में जो अगली इसकी वैकेंसी रहती है वो रहती है आपके पास में सीपीओ। इन सभी की तुलना करें तो अभी तक जो शानदार वैकेंसी है वो सीपीओ की है, जिसके अंदर आपको एएसआई और एसआई, आपको एएसआई और एसआई बनाया जाता है। जिसके अंदर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एसआई बनाया जा सकता है। इसके अलावा आपको बीएसएफ है उसमें बनाया जा सकता है। अलग अलग डिपार्टमेंट है तो सेंट्रल के उसमें एसआई और एएसआई बनाया जाता है। इसके बाद में भर्ती आती है आपके पास में एसएससी सीजीएल। और एसएससी और सेंट्रल की एक अच्छी पोस्ट है एसएससी सीजीएल, जिसके अंदर आपको इंस्पेक्टर बनाया जाता है। जैसे आपके पास में इनकम टैक्स ऑफिसर है उसकी बात करें, आपके पास में कस्टम ऑफिसर है उसकी बात करें, आपके एग्जामिनर की पोस्ट है और अलग अलग डिपार्टमेंट है। इसमें जो इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है इसके बारे में बात होती है इसमें एसएससी सीजीएल। इसके अंदर आपको ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ती है। और इन सभी भर्तियों की तुलना करूं, ये दोनों शानदार भर्तियां हैं, ये भी अच्छी पोस्ट है और इस पोस्ट की तो कोई तुलना भी नहीं है एसएससी के अंदर। मान लो किसी की इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है तो जिंदगी में एक बार एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना चाहिए तुलनात्मक रूप से। ये तो बेटा जैसे मान लो एसएससी जीडी है, ये अपना बेरोजगारी का जो धब्बा लगा है वो हटाने का कार्य करती है कि भाई मार्केट में कम से कम बेरोजगारी वाला धब्बा तो नहीं रहे। लेकिन मान लो किसको रेपुटेशन चाहिए कि सर मेरे को तो रुतबा चाहिए जिंदगी के अंदर, तो किसकी तैयारी कर सकते हो भाई? एसएससी सीजीएल, जिसके अंदर आपके पास में प्री प्लस मेंस दोनों में रीजनिंग आती है। प्री में भी आती है और साथ में किस में आती है भाई? मेंस में। इसके बाद में अगला आपके पास में आता है आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। नाम सुना है क्या अभी आरआरबी का? रेलवे के अंदर पहली भर्ती आपके पास में आती है एनटीपीसी। एनटीपीसी के अंदर आपके पास में जो स्टेशन मास्टर है या आपका जो टीटी है, नाम सुना है क्या? जो टिकट काटता है ट्रेन के डिब्बे वगैरह में आता है, तो वो है। साथ में आपके पास में
जो आपकी मालगाड़ी होती है, मालगाड़ी में जो सबसे लास्ट डिब्बा होता है, देखा किसी ने, जिसके अंदर गुड्स गार्ड खड़ा रहता है, वो, ये सारी भर्तियां किसके अंदर आती है भाई? एनटीपीसी के अंदर। एनटीपीसी के बाद में जो अगली भर्ती आती है वो आती है लोको, लोको, LOCK, लोको पायलट। लोको पायलट की, लोको पायलट का मतलब होता है जो भी ट्रेन चलाते हैं, जो भी आपके पास में मालगाड़ी हो, चाहे आपकी पैसेंजर हो या एक्सप्रेस हो, जिनमें जो आपकी ट्रेन चलाने का कार्य करता है उसको लोको पायलट कहता है। इसकी अलग से भर्ती आती है। इसके बाद में अगली आपके पास में आती है आरपीएफ। आरपीएफ का मतलब है रेलवे पुलिस फोर्स। आपने जीआरपी के देखे होंगे रेलवे में पुलिस वाले, तो उनकी जो वैकेंसी आती है उसका नाम है आरपीएफ। इसके बाद में अगली वैकेंसी आती है आपके पास में ग्रुप डी। रेलवे की सबसे लोएस्ट पोस्ट, इससे नीचे कोई पोस्ट रेलवे में है नहीं। तो आपके पास में जो ग्रुप डी है, इसके अंदर आपके पास में जो भी सामान्य कार्य है, जैसे सफाई करना, या आपके पास में रेलवे की जो भी रख रखाव कह सकते हैं, या फिर आपके पास में जैसे पटड़ी के ऊपर लोग आपके पास में घूमते रहते हैं कहीं कि भाई पटड़ी खराब तो नहीं हो रखी है, या कोई पत्थर वत्थर डालने का कार्य किया जाता है, वो किसके अंदर किया जाता है भाई? ग्रुप डी में। इनमें यदि तुलना करूं मैं, सबसे शानदार पोस्ट कौन सी है भाई? एनटीपीसी। और एनटीपीसी की भर्ती जहां तक मुझे है कि अभी आने वाली है। यदि कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो ये वैसे पूरा का पूरा भी शेड्यूल चल रहा है, सभी भर्तियां आएगी। एक इसमें रेलवे JN और IN की आती है, लेकिन उसके आपके पास में डिग्री चाहिए, आपके काम की नहीं है। कोई बीटेक वगैरह कर रखी है तो आपके पास में इसमें एक तो JN की आती है और दूसरी आती है आपके पास में IN की। ये आपके पास में रेलवे में आपके पास में कितनी भर्तियां भाई? 5। इसमें से मान लो कोई तैयारी करना चाहिए रेपुटेशन के लिए, तो आपके पास में सबसे बेस्ट कौन सी भाई? एनटीपीसी। और इन सभी भर्तियों के अंदर मैंने अभी तक नाम लिखे हैं, प्रत्येक में क्या भाई? रीजनिंग पूछी जाती है। इसके बाद में अगला आपके पास में आता है भाई यूपीएससी। जो आपका लंग जो है कह सकते हो संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। इसके अंदर आपके पास में 2-3 भर्तियां, लेकिन आपके पास में जो मेजर भर्ती है आईएएस, जिसके अंदर सी सेट, तो सी सेट का पेपर होता है आईएएस के अंदर, जिसमें आपके रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें सबसे शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं। और भारत की सबसे तकड़ी पोस्ट कौन सी है भाई? आईएएस। यूं लारे पीढ़ी रोग है। यदि मान लो कोई जिंदगी में आईएएस बन जाए, इसका मतलब वो भारत की सर्वोच्च पोस्ट के ऊपर बैठा है। और आईएएस के अंदर मान लो यदि किसी को कलेक्टर का पोस्ट मिल जाए, जिले का मालिक बन जाए, तो एक अलग ही रुतबा है। तो आईएएस के अलावा आपके जो कमांडेंट है उसमें भी रीजनिंग आती है, लेकिन उसका इतना महत्व नहीं है। यूपीएससी में आईएएस है जिसके अंदर रीजनिंग पूछी जाती है, और आईएएस के जितने भी प्रश्न आज तक आए हैं वो आपको मैं क्लास में सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद में अगली आपके पास में भर्ती आती है आईबीपीएस, जिसके अंदर आपके पास में बैंक पीओ। अगला आपके पास में बोर्ड है आईबीपीएस, जिसके अंदर आपके पास में वैकेंसी रहती है बैंक पीओ। इतनी भर्तियां आपके पास में राजस्थान प्लस सेंट्रल है, जिसके अंदर क्या पूछी जाती है भाई? रीजनिंग। तो आपके पास में सारी भर्तियों के मैंने जानकारी दे दी है। लेकिन मान लो कोई रेपुटेशन के लिए सर के मुझे रुतबा चाहिए, तो राजस्थान के अंदर आपके पास में होती है आरएएस की भर्ती, और सेंट्रल में किसकी होती है भाई? आईएएस की भर्ती। इन दोनों के मैं जितने भी आज तक प्रश्न आए हैं सारे के सारे क्लास में कराऊंगा। इनके अलावा जितने भी मैंने अभी तक लिखे हैं वो सारे के सारे मैं क्लास में ही सॉल्व कराऊंगा। जैसे शुरुआत अपन करें
जैसे आपके पास में जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसके अंदर आपके पास में जैसे पटवारी है, तो पटवारी में आज तक कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, प्लस वर्तमान में कौन से प्रश्न आने की जो संभावना है, साथ में उसको लेके अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद में जो ग्राम सेवक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जेल प्रहरी, महिला पर्यवेक्षक, सूचना सहायक, इसके अलावा आपके पास में बीसीआई, एसीआई जो कंप्यूटर की भर्ती आती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में अगली जो आपके पास में जैसे आरएस है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, नेक्स्ट कैसे प्रश्न आ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में जो फर्स्ट ग्रेड है, बीएसटीसी है, पीटीटी है, इसके बाद में एसएससी है, तो एसएससी के बारे में मैंने विस्तृत चर्चा कर दी है। और एसएससी का एक ये फायदा है, जैसे राजस्थान में है, तो जैसे मान लो 5 साल में एक या 2 बार, जैसे पटवारी की भर्ती है तो राजस्थान में मैक्सिमम कितनी बार आएगी, 2 बार। ये जो 5 साल का कार्यकाल होता है, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 बार आ सकती है, 3 बार बहुत कम संभावना होती है। लेकिन जो एसएससी का कैलेंडर है, जैसे ही आपके पास में जनवरी का महीना आएगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कैलेंडर आपके पास में आ जाएगा कि कौन से महीने में कौन सी भर्ती आपकी होगी। तो इसमें ये फायदा है कि प्रत्येक साल आती है। जैसे आपके पास में एसएससी जीडी है, प्रत्येक साल वैकेंसी आएगी, एमटीएस की आएगी, 10+2 की आएगी, सीपीयू की आएगी और सीजीएल की आएगी। मान लो कोई मतलब संयोग वंश से एक भर्ती में रह जाए, तो कम से कम दूसरे में तैयारी करो, दूसरे में रह जाओ तो तीसरे में, तो कम से कम आपके एक साल में कितनी भर्तियां रहती है आपके पास में, 5 वैकेंसी आपके पास में रहती है। इसके बाद में वापस आपके पास में जो रेलवे है, रेलवे में वापस थोड़ी सी दिक्कत ये है कि 5 साल में एक या 2 बार आती है। मान लो एनटीपीसी की वैकेंसी है, तो हो सकता है 5 साल में एक बार आए, और हो सकता है आपके पास में कितनी बार आ जाए, 2 बार। 2 बार से ज़्यादा संभावना बहुत कम रहती है रेलवे के अंदर। इसके बाद में अगली आपके पास में है यूपीएससी, जो संघ लोक सेवा आयोग है, इसके अंदर आपकी आईएएस की भर्ती है। और आईएएस की भर्ती प्रत्येक साल आती है, हर साल आती है। मिनिमम पोस्ट है 500-700 के आसपास रहती है, प्रत्येक साल आती है। और दूसरा आपके पास में है जो आईबीपीएस है, बैंक पीओ। बैंक पीओ की भर्ती प्रत्येक साल आती है, हर साल आती है। लेकिन बैंक पीओ में थोड़ा सा सिस्टम अलग है, जो रीजनिंग है वो अलग टाइप की रीजनिंग आती है, जो सामान्य जो मैंने ऊपर जितनी भर्तियां लिखी है उनसे अलग आती है। टॉपिक तो वही रहते हैं, लेकिन जो पूछने का तरीका है वो आपका क्या रहता है भाई, अलग। जैसे अपने पास में आ जाता है क्रम परीक्षण या रैंकिंग टेस्ट है, अपने सामान्य प्रश्न आता है, वहाँ पर आपके पास में पैसेज के रूप में, फिर आपके वहाँ पर जो ऑप्शन है उनका पूछने का तरीका और लेवल अलग रहता है। तो इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग है। इसका तो मान लो विशेष का जो फिक्स बैंक पीओ की टारगेट करके तैयारी करता है उसके काम किए, बाकी जो सामान्य रीजनिंग पढ़ते हैं उनसे बैंक पीओ क्रैक नहीं कर सकते हो। इनमें पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। बाकी जो भी जितने भी मैंने ऊपर एग्जाम लिखे हैं, सारे में क्या पूछने का तरीका सेम है और सिलेबस भी क्या भाई सेम है। एक बैंक पीओ का पैटर्न आपके पास में अलग है। तो क्या आपको जितनी भी भर्तियां हैं इनके बारे में जानकारी मिली क्या भाई? आप बुकलेट निकालो भाई, रीजनिंग वाला पोर्शन निकालो। रीजनिंग के अंदर आपके पास में प्रत्येक के पास बुकलेट है भाई? क्या ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसके पास नहीं है? कोई नहीं है? एक या दो बेटा, जब बाहर जाओ जब शाम के टाइम तब ले लेना। अब देखो, आपने जो सामान्य जितनी भी मैंने भर्तियां लिखी है, इनमें जो आपके पास में रीजनिंग आती है उसमें लगभग 35 के आसपास टॉपिक है। कितने भाई? 35 टॉपिक है। इसके अंदर पहला टॉपिक आपके पास में कौन सा है भाई? वर्णमाला। आपके पास में जब भी रीजनिंग पढ़ो तो सबसे पहले आपके पास में वर्णमाला, जो आपके पास में अंग्रेजी की वर्णमाला है, जो आपके ए से लेकर जेड, इसके बारे में आपको परफेक्ट जानकारी होनी जरूरी है। क्योंकि आगे जितने भी टॉपिक है, जो जैसे मान लो मैं अगला एक टॉपिक लिख दूं, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग,
जैसे यदि मान लो कोई स्टूडेंट है जिसको वर्णमाला और कोडिंग डिकोडिंग समझ में आ जाए, इसका मतलब उसके 50% रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितने परसेंटेज? 50%। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि वर्णमाला यदि आपने पढ़ ली तो वर्णमाला खुद टॉपिक तो क्लियर हो गया, इसके साथ में पूरी की पूरी वर्णमाला वापस कहाँ रिपीट होगी? कोडिंग और डिकोडिंग में। वापस कोडिंग और डिकोडिंग और वर्णमाला दोनों का वापस जो कॉन्सेप्ट यदि मिला दो तो वापस आपके पास में जो श्रृंखला है, श्रृंखला आपके पास में दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अंकों पर आधारित और दूसरी आपके पास में कौन सी होती है? अक्षरों पर आधारित। अक्षरों का मतलब आपके पास में एबीसीडी ऐसे लिखे होंगे, आपको श्रृंखला पूरी करनी होती है। तो वापस यदि ये दोनों टॉपिक आपके स्ट्रांग है तो श्रृंखला में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला आपके पास में एक टॉपिक आता है सादृश्यता या समानता। तो वापस जो अंग्रेजी वर्णमाला के जैसे क्रमांक है और कोडिंग डिकोडिंग है, इन दोनों के कॉन्सेप्ट वापस कहाँ प्रयोग होंगे भाई? सादृश्यता या समानता के अंदर। अगला जैसे टॉपिक आता है आपके पास में वर्गीकरण। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जो केवल और केवल किस पर आधारित है भाई? वर्णमाला के ऊपर आधारित है। जो आपके पास में ए से लेकर जेड तक जो वर्णमाला होती है, उनके जो क्रमांक होते हैं, इनका जो विपरीत संबंध होता है, इनका जो चक्रीय क्रम होता है, इन सारे के सारे है जो कॉन्सेप्ट है, इन पर ये 5 टॉपिक आपके है। 35 में से 5 टॉपिक कितने परसेंट वेटेज हो गया लगभग? जो सीधे के सीधे, मान लो आपको क्रमांक आएगा तो आप वर्गीकरण कर पाओगे, यदि आपको क्रमांक आया तो आप श्रृंखला सॉल्व कर पाओगे, क्रमांक समझ में आया तो सादृश्यता और कोडिंग डिकोडिंग कर पाओगे। तो आपके पास में ये मिनिमम 5 टॉपिक है। इसके बाद में जैसे सेकंड टॉपिक मैंने ये वर्णमाला के बाद में लिखा क्रम परीक्षण। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास में आता है क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण। यदि किसी स्टूडेंट को क्रम परीक्षण टॉपिक समझ में आ जाता है तो उसको अगला जो टॉपिक आता है क्रम परीक्षण के बाद में, जैसे यदि इसको संबंधित करूं मैं अगले टॉपिक से यदि जोड़ूं तो बैठक व्यवस्था। जैसे आपके पास में मान लो कि लेफ्ट में कोई व्यक्ति बैठा है, राइट में बैठा है, लेफ्ट से दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, ये सामान्य जानकारी आपको अभी मान लो जो क्रम परीक्षण टॉपिक है उसमें यदि समझ में आ जाती है तो बैठक व्यवस्था है इसमें दिक्कत नहीं आएगी। मान लो क्रम परीक्षण और बैठक व्यवस्था दोनों यदि किसी स्टूडेंट को समझ में आ जाता है तो अगला आपके पास में रहता पहेली, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि इन दोनों टॉपिक को यदि मैं मिला दूं तो किसका निर्माण होता है भाई? पहेली का। तो आपके पास में ये तीनों टॉपिक आपस में क्या भाई? जुड़े हुए हैं। जैसे वर्णमाला है तो 5 टॉपिक आपस में संबंधित थे, वापस क्रम परीक्षण, बैठक व्यवस्था और पहेली आपस में क्या भाई? जुड़े हुए हैं। यदि किसी को जो क्रम परीक्षण है वो समझ में आ जाता है तो उसको बैठक व्यवस्था समझ में आएगी, यदि दोनों समझ में आ जाते हैं तो क्या समझ में आ जाएगा भाई? पहेली। इसके बाद में आगे आपके पास में आता है भाई न्याय वाक्य। न्याय वाक्य। न्याय वाक्य के अंदर आपके पास में कथन दिया जाएगा, कथन के बाद में आपको निष्कर्ष दिया जाएगा। जैसे कथन में दिया जाएगा कि कुछ लड़के आपके पास में लड़कियां हैं, क्या वास्तव में ऐसा संभव है क्या? नहीं, लेकिन ये पूरा का पूरा काल्पनिक होगा। काल्पनिक या हाइपोथेटिकल होगा, जिसके अंदर जो भी वाक्य लिखा जाएगा उसका वास्तविक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, पूरा का पूरा काल्पनिक होगा। मान लो लिख दिया जाएगा कुछ घोड़े गधे हैं, क्या वास्तव में संभव है क्या? नहीं, लेकिन जो वहां पर यदि लिख दिया है तो आपको क्या मानना पड़ेगा? सत्य मानना पड़ेगा। इसके बाद में अगला आपके पास में टॉपिक रहता है दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण भी थोड़ा बहुत क्रम परीक्षण से संबंधित है। इसलिए संबंधित है क्योंकि आपके पास में
आपके पास में लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कितने कदम जाना है, इनकी सामान्य जानकारी वापस रिपीट होगी। इसके बाद में अगला आपके पास में टॉपिक रहेगा रक्त संबंध। रक्त संबंध, रक्त संबंध का दूसरे किसी भी टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, खुद ही अपना एक स्वतंत्र टॉपिक है। इसका कहीं पर भी वापस प्रयोग नहीं होगा। हाँ ठीक है, मान लो उसमें पहेली है, पहेली में थोड़ा बहुत अपन प्रयोग कर सकते हैं, बाकी इसका कहीं भी वापस प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद में आपके पास में वेन आरेख। वेन आरेख, वेन आरेख और न्याय वाक्य ये दोनों आपस में संबंधित होंगे। मान लो किसी को न्याय वाक्य पूरा समझ में आ जाता है तो वेन आरेख में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपस में दोनों जुड़े हुए रहेंगे। और अगला आपके पास में है अंक गणितीय रीजनिंग। अंक गणितीय रीजनिंग, अंक गणितीय रीजनिंग के अंदर ध्यान रखना, जैसे किसी ने इस बार पीटीटी या बीएसटीसी का एग्जाम दिया है क्या? कितने जनों ने दिया है? सभी ने दिया है। तो लगभग आपके 4 से 5 प्रश्न आपने देखे होंगे कि वहां पर गणित के आए होंगे। हो सकता है साधारण ब्याज का, हो सकता है कहीं पर भी समय और दूरी का, कहीं पर और कोई छोटा मोटा प्रश्न आ गया हो। तो क्यों आया? उसका कारण क्या भाई? अंक गणितीय रीजनिंग। अंक गणितीय रीजनिंग के अंदर आपका गणित का कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सामान्य प्रश्न तो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कि जैसे आपके पास में प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, भाग गुणा है, वो सारा का सारा जो बोर्ड मास है वो अपन पढ़ेंगे। लेकिन साथ में अपने तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि साथ में आपकी गणित चलेगी। ये दिक्कत टॉपिक कहाँ करता है भाई? बीएसटीसी और पीटीटी में, क्योंकि जो अंक गणितीय रीजनिंग है उसमें पूरी की पूरी गणित पढ़ाना संभव नहीं होता है। इसके बाद भी सामान्य जानकारी इस बार अपने को करवाई थी और उसका आपको फायदा भी हुआ होगा। अगला आपके पास में टॉपिक है घन घनाभ। ये टॉपिक खुद स्वतंत्र है, इसका किसी भी अन्य टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर ये समझ में नहीं आया तो आप सीधा मान लो क्लास में बैठोगे तो पीछे की क्लास का इससे कोई संबंध नहीं होगा। अगला आपके पास टॉपिक है पासा। पासा भी एक स्वतंत्र टॉपिक है, इसका कोई दूसरे टॉपिक से लेना देना नहीं होता है। अगला आपके पास में है घड़ी और कैलेंडर। घड़ी और कैलेंडर, ये दोनों आपस में स्वतंत्र टॉपिक है, घड़ी और कैलेंडर। मान लो घड़ी पढ़ ली तो कहीं पर भी वापस दूसरे टॉपिक में प्रयोग नहीं होगी, और कैलेंडर पढ़ लिया तो वापस कहीं प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद में अगला आपके पास में है लुप्त संख्या। लुप्त संख्या आपको तभी समझ में आएगा जब आपके पास में वर्णमाला, कोडिंग डिकोडिंग, समझ में आएगा, और साथ में आपको श्रृंखला। यदि ये आपको तीनों टॉपिक पहले समझ में आ रखे हैं तो ही आप लुप्त संख्या सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा आपसे ये प्रश्न सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि इसमें वर्तमान में अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले वाला तरीका अब नहीं रहा कि प्रत्येक में 2 जोड़ दिया या 3 जोड़ दिया। यहाँ पर बहुत ढंग के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें वर्णमाला, कोडिंग डिकोडिंग, श्रृंखला, सारे के सारे कॉन्सेप्ट वापस प्रयोग होंगे। और इसमें से मान लो सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है श्रृंखला। श्रृंखला की यदि आपको अच्छी जानकारी है तो लुप्त संख्या में कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। इसके बाद में वापस अगला आपके पास में है पात्रता परीक्षण। राजस्थान में यदि मैं इस टॉपिक की बात
करूं तो अभी तक केवल और केवल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 जो पिछली भर्ती हुई थी ना, इस बार से पहले वाली 2021 या 20 में कब हुई थी, 21 में हुई थी, वहां पर इसके मिनिमम 4 से 5 प्रश्न रखे गए थे। ये टॉपिक राजस्थान में केवल और केवल अभी तक एक ही बार पूछा गया है और जिसका नाम है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021। अभी जो 2024 में पेपर हुआ था उसमें इसका एक भी प्रश्न नहीं आया है और वापस ये टॉपिक पूछा जाता है बैंक पीओ के अंदर, सेंट्रल के अंदर। ये टॉपिक वापस एक तो यहाँ आता है, दूसरा बैंक पीओ में आता है। इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, ये एकदम साधारण टॉपिक है, लेकिन इसका जो प्रश्न आता है मिनिमम एक पेज का आता है, मिनिमम से मिनिमम एक पेज की आपको भाषा लिखी होगी, इसके बाद में आपको प्रश्न सॉल्व करना होता है। जैसे आपके पास में कोई भी वैकेंसी जैसे आती है तो उसका जो नोटिफिकेशन आता है वो पूरा का पूरा कौन सा होता है भाई, पात्रता परीक्षण। जैसे आपके पास में उसमें लिखी हुई कि आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, ये एक शर्त दे रखी होती है। इसके बाद में आपके पास में उसमें योग्यता की 12वीं पास 10वीं पास जो भी योग्यता है, तो सेम का सेम ये टॉपिक है पात्रता परीक्षण। इसमें क्या है, एक पूरा पैसेज दिया होता है, उसमें शर्तें लिखी होती है कि एक उम्मीदवार को ये शर्तें यदि उसकी लागू हो रही है तो ही उसका आपको चयन करना है, अन्यथा उसको चयन नहीं करना है। अब वो सारी शर्तें पढ़नी पड़ती है पूरी पैसेज के अंदर। इसके बाद में आपको क्या निष्कर्ष निकाल के कि इस उम्मीदवार का चयन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो अभी तक ये केवल 2 बार पूछा गया है, एक तो राजस्थान पुलिस में और दूसरा बैंक पीओ में। अगला टॉपिक आपके पास में है आकृति गणना। आकृति गणना ये खुद ही अपना स्वतंत्र टॉपिक है, एक आध प्रश्न कभी कभार आता है। और इसके बाद में है आपके पास में जल प्रतिबिंब, जल एवं दर्पण। जल एवं दर्पण प्रतिबिंब। अगला आपके पास में यहां तक आपके पास में सामान्य टॉपिक है जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें प्रत्येक स्टूडेंट क्या सॉल्व भी कर लेता है। आगे थोड़े से टॉपिक देखो भाई, कथन तर्क, कथन पूर्व अवधारणा। यहाँ तक बेटा किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा यदि किसी का वेटेज है तो तार्किक रीजनिंग है। और तार्किक रीजनिंग के अंदर पहला टॉपिक पूछा जाता है कथन और तर्क। कथन दूसरा पूछा जाता है कथन और पूर्वधारणा। इसके बाद में आता है कारण और प्रभाव, कारण और घटना, घटना और प्रभाव। तो आपके पास में जो अगले टॉपिक है इनके बारे में यदि मैं चर्चा करूं तो अगला आपके पास में है कथन, पूर्वधारणा। इनके प्रश्न वर्तमान में अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। यदि किसी ने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021, राजस्थान कांस्टेबल 2024 यदि किसी ने एग्जाम दिया है तो उसको इसकी जानकारी होनी चाहिए भाई। किसी ने दिया है क्या, नहीं दिया, ठीक है। तो वर्तमान में इस टॉपिक से मिनिमम 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको एक कथन दिया जाएगा, इसके बाद में 2-3 अवधारणाएं दी जाएगी। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है और कौन सी नहीं है। कैसे प्रश्न आएंगे वो जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा तब चर्चा कर पाऊंगा, क्योंकि आज तो सिलेबस की है। क्योंकि पूर्व अवधारणा तो पूरा का पूरा क्लास में संभव नहीं है कि आपको 10 मिनट में इसकी जानकारी दे पाऊँ। आज अपन जो भी सिलेबस है इसके बारे में चर्चा करेंगे, कौन से एग्जाम में आता है। जैसे पात्रता परीक्षण है, अभी तक 2 ही एग्जाम में आता है, एक बैंक पीओ में आता है, दूसरा राजस्थान के अंदर 2021 में पूछा गया। इसके अलावा अभी तक किसी में नहीं पूछा गया है। इसके बाद में अगला आपके पास में टॉपिक है कथन और तर्क। कथन तर्क के बाद में अगला आपके पास में है कथन निष्कर्ष। इसके बाद में अगला आपके पास में कथन
कार्यवाही। इसके बाद में अगला आपके पास में है कारण, प्रभाव और अभिकथन और कारण। इसके बाद में गद्यांश, निष्कर्ष। अब देखो, ये जो मैंने अभी टॉपिक लिखे हैं इनको कहा जाता है तार्किक रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग है। और सबसे ज़्यादा वर्तमान में इन टॉपिक से अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। यदि मैं आरएस की बात करूं, आरएस में अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं। यूपीएससी जो आपका एग्जाम है आईएएस का, उसमें अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं। बीएचटीसी में भी एक आपके प्रश्न आया होगा कि संयुक्त परिवार है वो आपके जो सामान्य परिवार है उसकी तुलना में अच्छे है तो क्यों है। 2-3 आपके नीचे तर्क दिए हुए थे। तो ये जो इस प्रकार के टॉपिक है वो आपके वर्तमान में महत्वपूर्ण है और यहाँ से शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक भर्ती में आते हैं। इनमें से जो गद्यांश और निष्कर्ष है वो अभी तक आपकी पटवारी 2021 में पूछा गया था। इसके बाद में पीटीईटी 2024 में पूछा गया था। यदि किसी ने पीटीईटी का एग्जाम दिया है तो उसमें एक गद्यांश था। गद्यांश के बाद में निष्कर्ष थे। उन निष्कर्ष को आप चयन करना था कि कौन सा निष्कर्ष निकलता है और कौन सा निष्कर्ष नहीं निकलता है। ये जो टॉपिक है ये अभी तक 2 भर्तियों में आया है। बाकी सभी टॉपिक सभी भर्तियों में आते हैं। जितनी भी मैंने भर्तियां लिखी थी राजस्थान प्लस सेंट्रल सभी में आता है। और इसमें से जो ये टॉपिक है अभिकथन और कारण, ये टॉपिक है, ये टॉपिक आपके पास में साइंस पर आधारित हो सकता है, सामान्य जीके पर आधारित हो सकता है। जैसे मैंने कह दिया कि जो रेल की पटरी है, आपने देखी है क्या रेल की पटरी? इसमें आपके पास में जगह छोड़ी जाती है। पटरी कभी आपने देखी है कि एकदम टच नहीं होती है, थोड़ी सी इसमें गैप होता है। इसका कारण क्या है? लोहा जो है गर्मी में क्या करता भाई? फैलता है। मान लो किसी ने एकदम बराबर ऐसे सेट करके रख दिया और मान लो यदि पटरी थोड़ी सी भी मान लो फैल गई तो पटरी अपने स्थान से हटेगी कि नहीं हटेगी? या तो ऊपर आएगी। और मान लो ऊपर आ गई तो ट्रेन का हादसा होगा कि नहीं होगा? तो आपके पास में जैसे कथन में लिख दिया जाएगा कि भाई आपके रेल की पटरी में बीच में जगह छोड़ी जाती है, नीचे लिख दिया जाएगा कारण कि लोहा है जो गर्मी में फैलता है। इसका मतलब आपका कथन भी सही है और उसका कारण भी क्या है? सही है। और कथन है और कारण है, इनमें आपस में संबंध क्या है कि कारण है ये कथन की क्या कर रहा है भाई? व्याख्या कर रहा है कि आपके पास में जगह क्यों छोड़ी जाती है। तो ये टॉपिक आपके पास में सामान्य जो आपकी विज्ञान है उस पर आधारित हो सकता है। सामान्य कोई भी आपका जैसे जीके है, कोई मान लो दे दिया कि भारत के उत्तर दक्षिण में ये है, नीचे कारण दे दिया इसका कारण ये है। कोई भी आपके प्रश्न जीके के साथ में आ सकता है। इसमें रीजनिंग का प्रश्न है वो कोई भी ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन उसका संबंध है वो किस में रखा जाएगा? अभिकथन और कारण में। और लगभग प्रत्येक एग्जाम में जहाँ तक मुझे आइडिया है बीएचटीसी या पीटीटी दोनों में से एक में आया है। इस बार बीएचटीसी में नहीं था, शायद पीटीटी में था। एक कथन था, नीचे कारण था और आपको चेक करना था कि व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद में आपके जो है इनपुट और आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट और आउटपुट अभी तक केवल 2 वैकेंसी है जिसमें पूछा गया है। एक तो पटवार और दूसरा है आपके पास में बैंक पीओ। इनपुट और आउटपुट है। राजस्थान में केवल और केवल एक ही वैकेंसी में आता है जिसका नाम है पटवार। और साथ में सेंट्रल की जो वैकेंसी है उसमें आपके पूछा जाता है बैंक पीओ के अंदर। इसके अलावा ये किसी भी एग्जाम में टॉपिक अभी तक नहीं पूछा गया है। हो सकता है भविष्य में किसी भी सिलेबस में ऐड कर दिया जाए, लेकिन अपन तो इसको क्या है पढ़ेंगे, चाहे पटवार में आए चाहे बैंक पीओ में आए। इसके अगला आपके पास में है आंकड़े पर्याप्तता।
जो आंकड़े पर्याप्तता है इसके अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, बारिश आ रही है, बस 2 मिनट में फ्री कर रहा हूँ। 2-3 टॉपिक रहे हैं आपके पास में, या कल चर्चा करें हैं? बेटा 2-3 टॉपिक है, मैं लिख ही देता हूँ, वैसे जानकारी दे देता हूँ। 1 मिनट को बेटा। आंकड़े पर्याप्तता, आंकड़े पर्याप्तता के अंदर ध्यान रखना, पहला टॉपिक आपके पास में क्रम परीक्षण। आंकड़े जो पर्याप्तता है इसके अंदर जो आपका क्रम परीक्षण है, इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा आपके पास में दिशा परीक्षण, तीसरा आपके पास में बैठक व्यवस्था, और चौथा आपके पास में जो अंक गणितीय रीजनिंग है, सामान्य गणित। ये जो 4-5 टॉपिक है इनके प्रश्न ज्यादा आने की संभावना है कि मान लो क्रम परीक्षण है, इसको ही वापस प्रयोग करेगा यहाँ पर, दिशा परीक्षण, बैठक व्यवस्था या सामान्य गणित का कोई भी आपको प्रश्न दिया जाएगा कि कौन सा आपके पास में है जो प्रश्न है उसका हल निकालने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। इसके बाद में जो नॉन वर्बल के टॉपिक है जिसके अंदर आपके पास में अगला आपके पास मतलब आकृति को पूर्ण करना, आपको आकृति दी जाएगी अधूरी, ऑप्शन में से आपको वहां पर रखनी है और क्या करना है भाई, आकृति को पूरा करना है। आकृति पूरा करने के बाद में अगला टॉपिक आपके पास में आता है कागज को मोड़ना या काटना। एक कागज है आपके पास में जो है प्रश्न में दिया जाएगा और इसके अंदर आपको डायरेक्शन दे रखी होगी कि इस रूप में मोड़ना है, और इसके बाद में यदि उस कागज को खोलोगे तो आपको आकृति किस प्रकार की दिखेगी। और इसके बाद में छिपी हुई आकृति खोजना, एक ऊपर आकृति होगी और उसमें से नीचे ऑप्शन है, आपको कहा जाएगा कि ये आकृति प्रश्न वाले कौन से विकल्प में आपकी छिपी हुई है, ये आपको ढूंढना होता है। ये आपके पास में नॉन वर्बल के टॉपिक है और ये लगभग मिनिमम आपके पास में कितने टॉपिक है भाई, 35 के आसपास टॉपिक है। और प्रत्येक जो मैंने जितनी भी भर्तियां लिखी है उसमें रीजनिंग आएगी, और इतना जो सिलेबस लिखा है मैंने ये पूरा A to Z में कराऊंगा। इसमें से ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपके क्लास में नहीं होगा, सारे के सारे टॉपिक होंगे। और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं भाई, ठीक है। और कल जब भी आओ आपके पास में कम से कम एक कॉपी होनी चाहिए, कम से कम, ठीक है, क्योंकि कल मैं सीधा का सीधा आपका पहला टॉपिक लूंगा वर्णमाला और सीधा क्लास स्टार्ट होगी कल से।